नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, अपन ने बलों की रिगार्डिंग बहुत प्रकार के बलों के बारे में डिस्कस करा था। नेक्स्ट अपना जो बलों से रिलेटेड पोर्शन है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत प्रकार के बलों के बारे में। केशिकत्व कैपिलरिटी को सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में कुछ द्रवों से रिलेटेड बहुत प्रकार के द्रवों के प्रवाह के गुण के बारे में चर्चाएं करेंगे। उसमें आप लोगों की बर्नौली प्रमेय आएगी, ऐसी जो चीज़ें हैं विस्कोसिटी श्यानता आएगी, उन सब को अपने को कवर करना है। देखो केशिकत्व क्या कहता है अपने को। सबसे पहले मैं यदि इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये एक प्रकार की शीशे की खोखली नली होती है। शीशे की बनी हुई एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या मतलब जिसका आकार मान लो आप केस के समान एकदम बारीक होता है। कहने का मतलब बहुत छोटी सी त्रिज्या होती है इसकी, है ना। इसको केस नली कहा जाता है। उस छोटी सी केस नली में, कम त्रिज्या वाली केस नली में किसी भी प्रकार के द्रव का ऊपर चढ़ना या उसका नीचे गिरना, ये आप लोगों का केशिकत्व कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। समझ रहे हो ना बात को। इसी केस नली में यदि केस नली को अपन किसी द्रव में डुबोते हैं, इसी केस नली को यदि किसी द्रव में डुबोएंगे तो वो जो केस नली है, उस केस नली में उस द्रव का स्तर अपने को ऊपर दिखेगा। समझ रहे हो ना, मतलब पानी अपने सामान्य स्तर से ऊपर आ जाएगा। अब देखो अपने को करना क्या है। जैसे सपोज करो कोई पात्र है, उसमें पानी है और अपन ने उसमें केश नली डाल दी। अब वो पानी उस केश नली में कितना ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, ये अपने को समझना है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो क्या कोई ऐसी केस नली दे दी अपने को। मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो क्या मैंने ऐसे लिखा, H = 2t cos थीटा अपॉन RdG। ये क्या लिख दिया। यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को। देखो मैंने क्या करा, जो जो आप लोगों के यहाँ पे नेम आ रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। H, यहाँ पे H का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई को भी सूचित करेगा। जब जब केश नली में पानी का स्तर ऊपर चढ़ेगा तब भी अपन H से डिनोटेट करेंगे, और जब जब केश नली में पानी का स्तर गहराई में जाएगा मतलब नीचे जाएगा, तब भी उसको अपन H से डिनोटेट करेंगे। अच्छा, ये सारी प्रकार की चीजें किस पर निर्भर करेगी, तो इन सब चीजों पर निर्भर करेगी। तो इधर वाली चीजें क्या है, देखो यहाँ पे 2 ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो क्या ये T है, इस T का मतलब क्या है, इस T का मतलब है क्या, यहां पर पृष्ठ तनाव। समझ रहे हो ना आप बात को। T को क्या मानोगे आप, टेंशन। कौन सा टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अच्छा, ये कोस थीटा, ये जो एंगल बन रहा है आप लोगों का किस किस के बीच में, उस केस नली में और उस केस नली के साथ में उस द्रव की सतह के बीच बनने वाले एंगल को यहाँ पर कोस थीटा नाम दिया गया है। समझ रहे हो बात को। R जो है यहाँ पर, ये R सूचित करता है रेडियस ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब। समझ रहे हो ना, इसका मतलब उस केस नली की त्रिज्या को सूचित कर रहा है कहीं ना कहीं। और जो D है, ये D सूचित कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस द्रव के घनत्व को, उस द्रव के घनत्व को सूचित कर रहा है। और ये जो G है, G के बारे में आप सभी लोग जानते हो क्या, ये कहीं ना कहीं क्या, किसी भी प्रकार के केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना कहीं ना कहीं इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर भी निर्भर करता होगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी निर्भर करता होगा। तो आज के बाद में यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि जितने जितने प्रकार के कांस्टेंट आ रहे उन सब पे निर्भर करेगी, इस केस नली में किसी भी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना इन सब पे निर्भर करेगा। T का मतलब उस द्रव के पृष्ठ तनाव पे भी निर्भर करेगा, उन दोनों के बीच में बढ़ने वाले
एंगल पर भी निर्भर करेगा, उस केस नली की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा, उस पानी के घनत्व पर भी निर्भर करेगा और गुरुत्व त्वरण के मान पर भी निर्भर करेगा। इन सब चीजों पर निर्भर करेगा। तो अब देखो यहां से आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली रटना नहीं है आप लोगों को। क्या देखो भैया, पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आप लोगों को, क्या देखो यहां से देख के डायरेक्टली जज करना है, बिना कोई समय वेस्ट करे हुए, समय को बर्बाद किए हुए, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए डायरेक्टली पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक है, टी का मतलब टेंशन, कौन सा, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव को सूचित कर रहा है। यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक है तो ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हुआ, उस केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब उस केस नली की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना बात को। और यदि पृष्ठ तनाव का मान कम रखोगे तब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी कम हो जाएगी। यदि यहां पर देखो नेक्स्ट है कोस थीटा, आप मुझे ऐसे बताओ, क्या यदि मैं एकदम इन दोनों के बीच में कोण यदि 90 डिग्री का बन रहा है तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोस थीटा की जगह मैं कोस 0 डिग्री लूं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, उस द्रव के बीच में और केस नली के बीच में बढ़ने वाले कोण का मान जितना कम से कम होगा उतनी ही वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, केस नली की ऊंचाई क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। केस नली में वो द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस कोण का मान, इस स्पर्श कोण का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यदि आप ज्यादा लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोगों की कम हो जाएगी। नीचे जो वैल्यू है इन सब के मान को यदि देखो, जब बराबर में संख्याएं होती है और बटा में होती है ना, तब वो उल्टा काम करती है। यदि इन सब के मान को आप कम रखोगे तब इसका मान ज्यादा प्राप्त होगा, और यदि इन सब के मान को आप ज्यादा रखोगे तब इसका मान कम प्राप्त होगा, समझ रहे हो ना। केस नली की त्रिज्या जितनी कम होगी, इसका मतलब जितनी महीन या छोटे छिद्र वाली केस नली होगी उतनी ही अधिक क्या उसकी ऊंचाई तक द्रव जाएगा। और डी डेंसिटी का मान कम होगा तब इसका मान अधिक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यदि डेंसिटी का मान ज्यादा हुआ तो ये केस नली की जो ऊंचाई है, केस नली में द्रव की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, यदि डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा। और गुरुत्व त्वरण के मान पर भी निर्भर करती है। तो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका डायरेक्टली आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। केस नली से रिलेटेड यदि आप लोगों को उदाहरणों की यदि वो बात करेगा, तब देखो क्या आपके पास में, जैसे सपोज करो कोई भी पेन है, जो पेन की निब होती है उस निब से होकर इंक बाहर निकलती है, इंक आ पाती है, और जिसके कारण क्या अपन किसी पेज पे लिख पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वहां पे भी तो कुछ बारीक सी छोटी सी केस नली बनती होगी, समझ रहे हो ना बात को, है ना। और वो उस केस नली से होकर वो स्याही आप लोगों की क्या आ रही होगी, समझ रहे हो। तो केस नली का यदि उदाहरणों की बात करें तो बहुत प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जो केस नली से रिलेटेड है। जैसे सपोज करो बारिश होती है तो किसान अपने खेतों में क्या हल वगैरह लगाता है, हल चलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि वो हल चलाएगा तो उस भूमि में, उस मृदा में असंख्य जो केस नलियां हैं, बहुत प्रकार की केस नलियां, वो केस नलियां क्या होगी, वो केस नलियां टूट जाएगी, जिसके कारण जल का स्तर नीचे चला जाएगा और वो पानी क्या भाप बनकर फिर क्या उड़ेगा नहीं। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है। अच्छा, लालटेन में आप मिट्टी का तेल मान लो, केरोसिन, या फिर आप लोगों की मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम मान लो, ये सब भी क्या केस नलियों की सहायता से, इनमें जो बत्ती होती है लालटेन की, उसमें क्या ऊपर केरोसिन का तेल ऊपर चढ़ता रहता है। कहने का मतलब कुछ बारीकी केस नली की जैसे काम करती है वो। या फिर सपोज करो ऐसे कि एक पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपने क्या करा, आपके पास में तौलिया है, उस तौलिए को आपने उसका एक सिरा उस बाल्टी में आपने डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो आप थोड़ी देर बाद में उसको ऐसे पकड़े रहोगे तो कभी नोटिस करना क्या कि धीरे धीरे वो पूरा का पूरा तौलिया क्या हो जाता है, आप लोगों का भीगने लग जाता है, समझ रहे हो ना बात को। या जैसे सपोज करो आप किसी पेड़ पौधों को उस
पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, है ना, तो आप उसके जड़ों में, उसके तने में पानी डालोगे, तब वो उसकी शाखाओं से, टहनियों से होता हुआ पानी उस पेड़ की तने के रूप में, तने का पानी, जड़ों का पानी कहाँ जाएगा, शाखाओं, टहनियों और पत्तियों तक पहुंच जाएगा। ऐसा ध्यान में रख लोगे ना। कहने का मतलब क्या है कि ये केस नली से संबंधित बहुत प्रकार के उदाहरण है। जो कॉफी पाउडर होता है, वो कॉफी पाउडर अपना पानी में घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें भी बहुत प्रकार की छोटी छोटी केस नलियाँ होती होगी, जिसके कारण वो कॉफी पाउडर आसानी से पानी में क्या हो जाता है, इसी केशिकत्व क्रिया के कारण घुल जाता है। तो केशिकत्व के जितने प्रकार के मैंने उदाहरण बताए आप लोगों को, उन सारे के सारे प्रकार के उदाहरणों को ध्यान में रखना है हमेशा हमेशा के लिए। कैसे उदाहरण? ऐसे उदाहरण, यदि यहाँ पे केश नली में द्रव का स्तर ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, तब तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है आप लोगों को। और यदि उदाहरणों की बात करें, तब आप लोगों को बता देना क्या कि वर्षा के समय किसान जो खेत जोतता है, वो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों तक या शाखाओं तक, टहनियों तक पानी का पहुंचना, वो भी सारा क्या होता है, केशिकत्व के कारण ही होता है। लिखने की जो पेन की निब जो होती है, वो भी केशिकत्व क्रिया के कारण होती है। या फिर आपने देखा होगा, जो पहले एक इस प्रकार की भी निब आती थी जो स्याही को सोख लेती थी, तो उसमें मतलब द्रव ऊपर चढ़ रहा है। तो पानी का, किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, यही केशिकत्व होता है। समझ रहे हो ना बात को? लालटेन में तेल चढ़ रहा है ऊपर, या मोमबत्ती का मोम पिघल रहा है, तो बहुत प्रकार के ये जो उदाहरण है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को केशिकत्व से रिलेटेड समझाने हैं। अब देखो, इस केशिकत्व को समझने के बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो है किसी भी प्रकार के जो द्रव पदार्थ होते हैं, उनका प्रवाह कैसे होता है, फ्लो कैसे हो पाता होगा उनका। ये फ्लो को अपन पढ़ेंगे, और फ्लो के बाद में द्रव से संबंधित, द्रव के बहुत प्रकार के गुण, विशेषताओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखो, मतलब कोई पानी बह रहा है, तो वो कितने तरीके से बह सकता है पानी, ये तो आप खुद भी जज कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे देखो कुछ मेंशन कर रहा हूं। द्रवों का प्रवाह है, द्रवों का बोल दो, या यहां पर आप लोग ऐसे बोल दो तरल, फ्लूइड, है ना। देखो भैया, किसी भी पाइप में मान लो, या किसी भी नली में मान लो, या किसी भी ट्यूब में मान लो, कोई किसी भी प्रकार का द्रव होगा, वो द्रव आप लोगों का 3 तरीके से बह सकता है। समझ रहे हो ना। किसी भी प्रकार की पाइप में द्रव 3 तरीके से बह सकता है। यदि सबसे पहले की बात करें, तो उसको बोला जाता है क्या, धारा रेखीय प्रवाह है। दूसरा होता है पटलित प्रवाह, और तीसरा होता है विक्षुब्ध प्रवाह। देखो, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन तीनों को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ में इनको कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, है ना। यदि इनकी बात करें, धारा रेखी को बोला जाता है क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। पटलित को बोला जाता है लेमिनर फ्लो, और यदि विक्षुब्ध को बोले टर्बुलेंट फ्लो। देखो भैया, किसी भी प्रकार के पाइप में केवल 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। धारा रेखीय प्रवाह कैसे संभव हो पाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे सपोज करो कोई भी पाइप है आपके पास में, है ना, और उस पाइप में उस द्रव के सारे कण एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और उनका वेग, चाल, गति भी क्या है, समान है, सबकी बराबर है। समझ रहे हो ना बात को। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही पाइप है, और एक ही पाइप में द्रव के सारे कणों का वेग, चाल, गति, रफ्तार समान है, और वो एक ही तरफ जा रहे हैं, तब इस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है धारा रेखीय प्रवाह।
समझ रहे हो ना बात को। इस धारा रेखीय प्रवाह में एक अपवाद के रूप में ऐसे ध्यान में रखना है, जैसे सपोज करो आप लोगों के पास में ये पाइप है, इस पाइप में अंदर कोई पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, तो भैया ध्यान रखना जब जब ऐसा होता है ना, तब ये जो इस सतह के, इस पाइप की सतह के पास वाला जो पानी होता है ना उसका रफ्तार, उसका वेग थोड़ा कम होता है, और जो बीच बीच में इससे होके जो फ्लो हो रहा है इसका वेग रफ्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा आपने कभी नोटिस करा हो। दूसरे प्रकार का जो प्रवाह है इसको बोला जाता है पटलित प्रवाह। इस पटलित प्रवाह में क्या होगा, द्रव के कण तो समान एक ही प्रकार का द्रव रहेगा, लेकिन उसमें उस द्रव के कण अलग अलग वेग से, अलग अलग चाल से एक दूसरे की ओर जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जाना देखो कहाँ है, इनको इधर ही जाना है, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन क्या उनका वेग जो है ना, वो वेग डिफरेंट होता है, वेग अलग अलग होता है। ये मैंने जो बड़ी लाइनें करी है इसका मतलब ये तेज रफ्तार वाले हैं, छोटी लाइनें करी है इसका मतलब कम चाल कम वेग वाले हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरे प्रकार का जो प्रवाह होता है उसको बोला जाता है विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो। इनमें क्या होगा, वेग भी अलग होगा, माध्यम भी अलग होगा, मतलब वो उस तरफ नहीं जाएंगे, अलग अलग वेग से जाएंगे, मतलब कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है, और उनका माध्यम भी अलग अलग होगा। कहने का मतलब क्या कि वो जरूरी नहीं क्या कि कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा सकता है। कहने का मतलब क्या, टर्बुलेंट तरह से वो फ्लो होगा। कहने का मतलब क्या होगा, भिन्न भिन्न तरीके से वो फ्लो होगा। आधे द्रव सपोज करो क्या उनकी परतों के बीच में इधर गति कर रहे हैं, कोई आधे द्रव इधर गति कर रहे हैं, तो कहने का मतलब इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के प्रवाह को कहा जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। तो किसी भी प्रकार के पाइप में या किसी भी प्रकार का पानी जो होता है, किसी भी प्रकार का तरल होता है, वो तीन तरीके से बह सकता है। ये तीनों तरीके आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो भैया, इसी से रिलेटेड एक आप लोगों के नाम आता है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग, द्रवों से संबंधित क्रांतिक वेग। ये एक प्रकार का ऐसा निश्चित वेग होता है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है अपने को, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्रांतिक वेग एक प्रकार का ऐसा निश्चित वेग यदि जिससे कम प्रवाह हो, उस निश्चित वेग से यदि द्रव का प्रवाह कम हो, कम वेग से हो, तब उस वाले को बोला जाता है धारा रेखीय प्रवाह। और यदि उस क्रांतिक वेग से किसी द्रव का प्रवाह अधिक गति से हो, तब उसको बोला जाता है विक्षुब्ध प्रवाह। तो क्रांतिक वेग एक प्रकार का वह निश्चित वेग हो गया जिससे कम वेग का कोई भी पानी बह रहा है तब धारा रेखीय प्रवाह की श्रेणी में आएगा, और क्रांतिक वेग से अधिक से यदि कोई द्रव बह रहा है तब उस प्रकार का जो प्रवाह होगा वो विक्षुब्ध प्रवाह की श्रेणी में आएगा। अब देखो, किसी भी प्रकार के द्रव के लिए क्रांतिक वेग का मान उस नली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। उस पाइप की जो रेडियस है, उस पाइप की जो रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, उस त्रिज्या पर निर्भर करेगा। और जो भी आपने द्रव या तरल काम में लिया है उसकी डेंसिटी पर निर्भर करेगा। क्रांतिक वेग का मान इन दो चीजों पर निर्भर करता है। समझ रहे हो ना बात को। तो क्रांतिक वेग किस किस पर निर्भर करा, उस पाइप की या उस नली की त्रिज्या पर तथा उसके घनत्व पर निर्भर करा। अब देखो, यदि घनत्व अधिक होगा ना, यदि घनत्व अधिक होगा तो क्रांतिक वेग का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है। अब देखो, किसी भी भौतिक विज्ञान में द्रव प्रवाह से संबंधित आप लोगों को दो चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो इतनी देर जो मैंने पढ़ाया ये तो था कुछ बेसिक्स बातें। अब चीज क्या पूछेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो देखो मैं कुछ बोल रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, बहुत अच्छे से कैच करना है। देखो, यदि किसी भी प्रकार के कोई द्रव का वेग उसके क्रांतिक वेग के मान से अधिक होगा, तब वह द्रव की जो प्रकृति होगी, उसका नेचर जो होगा, वह घनत्व पर निर्भर करेगा। मैंने ऐसे बोला, द्रव का वेग अधिक होगा, ज्यादा होगा, प्लस लगा दिया किससे, क्रांतिक वेग से।
तो ये वाली जो चीज है, ये वाला जो द्रव का जो नेचर है वो उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। ऐसे 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 ध्यान में रख लोगे ना, किसी भी प्रकार के द्रव का वेग यदि उसके क्रांतिक वेग से अधिक है तो वह जो द्रव का जो प्रवाह है वो किस पर निर्भर करेगा, घनत्व पर निर्भर करेगा। और यदि किसी भी प्रकार के द्रव का वेग कम है किससे, उसके क्रांतिक वेग से, तो किसी उस प्रकार के द्रव का प्रवाह है हमेशा इस पर निर्भर करेगा, इस पर श्यानता पर निर्भर करेगा। ये दो बिंदु बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। भौतिक विज्ञान में फ्लो ऑफ लिक्विड्स या द्रव के प्रवाह से संबंधित यदि ऐसे पूछे कि किसी भी प्रकार के द्रव का वेग उसके क्रांतिक वेग से ज्यादा है तो वह द्रव का प्रवाह घनत्व पर निर्भर करेगा, और किसी भी प्रकार के द्रव का वेग उसके क्रांतिक वेग से कम है तब वह उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। ऐसे ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, क्रांतिक वेग क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एक द्रव के लिए वेग का वह निश्चित मान जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय कहलाएगा तथा जिससे अधिक वेग पर द्रव का प्रवाह विशुद्ध प्रवाह कहलाएगा। ऐसा ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, इन द्रवों के प्रवाह से संबंधित आप लोगों के दो प्रकार की चीजें मोस्टली पूछा करता है। क्या? साइंस में जब अपन ने पढ़ना शुरू करा था, या आप टैग या डिस्क्रिप्शन में देखते होंगे, नोटिफिकेशन मिलता है तब कि विज्ञान में अपन उन सब डेटा को कवर करना है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो भैया, एक ऐसे नाम आता है द्रव के प्रवाह से संबंधित, क्या? रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या। ये क्या है? बहुत बार पूछा भी जाता है इसको, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड संख्या क्या है? तो भैया, कोई भी द्रव का प्रवाह हो रहा है, उस द्रव के प्रवाह की प्रकृति क्या है? कहने का मतलब वो किस प्रकार का प्रवाह हो रहा है उस द्रव का, ये अपने को कौन बताएगा? रेनॉल्ड नंबर बताएगी, रेनॉल्ड संख्या बताएगी। समझ रहे हो ना। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि रेनॉल्ड संख्या से अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि द्रव का प्रवाह कौन सा है, धारा रेखीय है या विक्षुब्ध है या पटलित प्रवाह है। तो इसका ये संख्या है, इसका मतलब इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती होगी, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर क्या अपन डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्रवाह कौन सा होता है। तो देखो, इस रेनॉल्ड संख्या होती क्या है? किसी भी प्रकार के द्रव के लिए यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले, क्या? देखो, मैंने रेनॉल्ड संख्या को ऐसे डिनोटेट कर दिया, आर का मतलब रेनॉल्ड और एन का मतलब नंबर संख्या। तो रेनॉल्ड संख्या हो गई ना, ये कहीं ना कहीं किसी द्रव के लिए उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात होता है। जड़त्वीय बल बटे श्यान बल, श्यानता, समझ रहे हो ना। इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या। ध्यान में रखना, कभी पूछ ले तो ऐसे बताना है आप लोगों को। अब देखो, इस रेनॉल्ड संख्या का मान अपने को ऐसे बताएगा कि किस प्रकार का प्रवाह है, किस प्रकार का प्रवाह हो पाएगा। तो देखो, भौतिक विज्ञान के डेटा के अनुसार 3 प्रकार के केसेज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या? यदि इस रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 2000 के बीच में है तो उस द्रव का प्रवाह जो होगा ना, वो ऐसा माना जाता है कि धारा रेखीय होगा। समझ रहे हो ना बात को। अरे कोई संख्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, और वो न्यूमेरिकल वैल्यूज यही है कि यदि रेनॉल्ड संख्या का मान 0 से 2000 के बीच में है तो उस द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय, या कुछ हद तक कम केसेज में इसको पटलित भी आप मान सकते हो कि पटलित भी थोड़ा बहुत इसमें आ सकता है। अब देखो क्या होगा, यदि इस रेनॉल्ड संख्या का मान 2000 से लेके और 3000 के बीच तक होगा, तब आप लोगों के जो द्रव का प्रवाह होगा ना, उस द्रव के प्रवाह को अस्थायी माना जाता है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? देखो, जब जब इस अस्थायी की बात आएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार के द्रव का प्रवाह धारा रेखीय से लेकर विक्षुब्ध के बीच में क्या करेगा?
परिवर्तित होगा। समझ रहे हो ना, कभी धारा रेखीय में कभी विक्षुब्ध में, तो ये अस्थायी कंडीशन मानी जाती है रेनॉल्ड संख्या के अनुसार। और यदि किसी भी रेनॉल्ड संख्या का मान 3000 से अधिक होगा तब उस प्रकार के द्रव के प्रवाह को है ना ऐसा माना जाता है कि वो एकदम शुद्ध विक्षुब्ध प्रवाह होगा, जिसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हो आप लोग। तो 3 प्रकार की रेनॉल्ड संख्या आप लोगों ने क्यों पढ़ी, क्यों आई आपकी लाइफ में रेनॉल्ड संख्या? तो ऐसे बताना है कि कोई द्रव है वो किस प्रवाह से बह रहा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति को बताने के लिए अपन ने क्या करा, इस रेनॉल्ड संख्या को पढ़ा। और ये रेनॉल्ड जो नंबर होता है, रेनॉल्ड संख्या होती है, ये 2 प्रकार के बलों का अनुपात होता है, जड़त्वीय बल और श्यान बल का। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात होता है। अब जड़त्वीय संख्या के लिए अपन ने 3 प्रकार की संख्या ली, 0 से 2000 के बीच में। तो उस प्रकार के द्रव का प्रवाह धारा रेखीय और कुछ हद तक पटलित माना जाता है। और 2000 से 3000 के बीच में होगा तब ये प्रवाह अस्थायी माना जाता है। मतलब अपने को कभी तो द्रव क्या धारा रेखीय में होगा, कभी पटलित में होगा और कभी विक्षुब्ध में होगा, इनके बीच में परस्पर परिवर्तित होता रहेगा। और यदि रेनॉल्ड संख्या का रियल वास्तविक मान 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक है, प्लस लगा देता हूं यहां, 3000 से अधिक, तब उस प्रकार के प्रवाह को सही शुद्ध विशुद्ध प्रवाह माना जाता है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे ऐसे आप लोगों को द्रव के प्रवाह से संबंधित बिंदु ध्यान में रखने। अब देखो, इसी द्रव प्रवाह से संबंधित एक थ्योरम आती है जिसके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। आप लोगों को पढ़ना तो कंप्लीटली पड़ेगा ना। देखो क्या है वो थ्योरम, उसको बोला जाता है, आपने बहुत बार छोटी क्लासों में भी नाम सुना होगा, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली भाई साहब के द्वारा दी गई थ्योरम बर्नौली प्रमेय। ये बर्नौली प्रमेय अपने को बताती क्या है, तो देखो बर्नौली भाई साहब ने ऐसे कहा था कि कोई भी इस प्रकार का तरल हो जो आदर्श तरल हो, है ना, और यदि वो आदर्श तरल किसी धारा रेखीय प्रवाह के अंतर्गत गति कर रहा हो, तो उस प्रवाह के अंतर्गत उस पाइप में मान लो या उस नली में मान लो, किसी भी बिंदु पर उस द्रव का संपूर्ण दाब, उस द्रव के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा और उस द्रव के द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का मान हमेशा क्या रहता है, एक प्रकार का कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, जिसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो एक नियतांक। ये बर्नौली भाई साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था। देखो यहां से बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को उदाहरण पूछ सकता है। वो उदाहरण क्या कि बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है, किसी भी आदर्श तरल के लिए बताई थी उन्होंने, आदर्श तरल, है ना, कोई भी असंपीड्य मतलब नॉन कंप्रेसिबल या ऐसे बोल दो आप लोग, अशांत जो तरल होता है ना, द्रव होता है, उसको आदर्श तरल कहा जाता है। और आदर्श तरल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे बताया था कि किसी भी आदर्श तरल का प्रवाह यदि धारा रेखीय प्रवाह हो रहा हो, तो उस जिस पाइप में या जिस ट्यूब में वो धारा रेखीय प्रवाह होगा, उस ट्यूब के किसी भी बिंदु पर उस द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब, उस द्रव के द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा तथा उस द्रव के द्वारा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जाओं का योग, इन तीनों का योग हमेशा सदैव क्या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा बर्नौली भाई साहब ने अपने को बताया था। अब देखो, यदि मैं इस दाब को P से डिनोटेट करूं, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, यदि मैंने प्रेशर को प्रेशर P, ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², है ना, उसको द्रव्यमान को मैं रो से डिनोटेट कर रहा हूं यहां पर, और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh, मतलब रो gh। ऐसे ऐसे ध्यान में रख लेना। तो इनका जो तीनों का जो योग होगा वो एक प्रकार का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। ऐसा ऐसा ध्यान में रखना है, ये बर्नौली भाई साहब ने कहा था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये बर्नौली की जो प्रमेय है ना, ये ऊर्जा संरक्षण के
सिद्धांत पर आधारित होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब अपन ने देखो बर्नौली प्रमेय के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जानी। अब ये बर्नौली प्रमेय अपने डेली लाइफ में काम कहाँ आएगी, मतलब इससे संबंधित जो उदाहरणों की यदि अपन बात करें कि बर्नौली प्रमेय से संबंधित उदाहरण बताओ, तो देखो भैया, एक तो आप लोगों के जो प्लेन होती है, जो वायुयान होता है, उस वायुयान के पंखों की जो आकृति होती है ना, वो इसी प्रकार से बनाई जाती है कि वो कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करे। समझ रहे हो ना। दूसरे प्रकार का इसका जो उदाहरण है वो होता है ये, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसको मैग्नस इफेक्ट भी कहा जाता है, मैग्नस प्रभाव भी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट या टेनिस, तो आपने देखा होगा कि कई जो स्पिन जो बॉलर होते हैं वो बॉल को मूव करवाते हैं, घुमाते हैं, टर्न करवाते हैं ना। तो कहने का मतलब वो जो क्रिकेट की बॉल का स्विंग होना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, स्विंग होना, स्विंग होना या स्पिन होना, ये हमेशा बर्नौली प्रमेय के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखना, यदि बहुत तेज आंधी या तूफान आ रहा है तो उस बहुत तेज आंधी या तूफान में आपने देखा होगा कि जो टिन शेड होते हैं, अपने जो चादर वगैरह होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बर्नौली प्रमेय की स्टेटमेंट के अनुसार वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। या इस बर्नौली प्रमेय पर आधारित आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि जो प्लेटफॉर्म पर कोई यदि कोई इंसान खड़ा और तेज गति से कोई रेलगाड़ी आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो उसका बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, उस इंसान का जो झुकाव है वो प्लेटफॉर्म की तरफ, कहने का मतलब उस रेलगाड़ी की तरफ ज्यादा हो जाता है। ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। बहुत प्रकार के देखो, यदि ऐसा बर्नौली प्रमेय पर आधारित चीजें काम नहीं करेगी ना, चीजें नहीं होगी बर्नौली प्रमेय पर आधारित, तो बहुत प्रकार के आप लोगों के हृदय दोष या हृदय विकार उत्पन्न हो जाएंगे। यदि मानव शरीर की धमनियों का दाब स्थिर नहीं रहेगा, ये सब सारी चीजें स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि स्थिर नहीं होगा तब आप लोगों की हृदयाघात, हार्ट अटैक की समस्या भी आ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो कहीं ना कहीं बर्नौली प्रमेय के अकॉर्डिंग ये सारी तीनों की तीनों प्रकार की चीजें, दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का जो योग है वो एक प्रकार से क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये बर्नौली भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया था अपना। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, इनसे रिलेटेड द्रव के प्रवाह से संबंधित कुछ बातें हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखो, एक तो नाम बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, वेंचुरी मीटर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेंचुरी मीटर, है ना। डायरेक्टली पूछेगा ये कौन सा मीटर है, ये क्या मापेगा। तो मेजरमेंट में भी अपन ने बहुत प्रकार के मीटरों के बारे में चर्चाएं करी थी, और जब जिस टॉपिक में जो मीटर आते रहेंगे उन सबको अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। वेंचुरी मीटर होता है किसी भी प्रकार के तरल के प्रवाह की दर को मापता है। तरल के प्रवाह की दर को इसी वेंचुरी मीटर द्वारा मापा जाता है। डायरेक्टली नाम आएगा तब आप लोग देखते ही बता देना। वेंचुरी मीटर किस काम आता है। दूसरे प्रकार का एक नाम आता है आप लोगों के बहुत बार, क्या ऐसे देखो, पिटोट नली। पिटोट ट्यूब, ये भी कहीं ना कहीं द्रव प्रवाहों से संबंधित होती होगी। पिटोट नली, पिटोट ट्यूब, तब ऐसे बताना। इस प्रकार की युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी भी तरल का प्रवाह वेग मापा जाता है ना। किसी भी तरल का प्रवाह वेग मापा जाता है। इस प्रकार की एक ट्यूब होती है, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा इसको क्या करा जाता है, किसी भी प्रकार के तरल के प्रवाह के वेग को यदि आप लोगों को मापना हो तब ऐसा ध्यान में रखना है। इसी द्रव के प्रवाह से संबंधित देखो, एक भाई साहब आए थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी। तो वेंचुरी मीटर का तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है। और बर्नौली प्रमेय पर आधारित क्या क्या चीजें होती है। क्रिकेट बॉल का स्विंग होना, करवाते हो ना स्विंग आप लोग, ध्यान रखा करो हर छोटी छोटी बातों का।
देखो एक और छोटी सी चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्या देखो एक भाई साहब आए जिनका नाम था टोरिसेली, उनकी प्रमेय अपने को क्या बताती है, टोरिसेली थ्योरम क्या कहती है अपने को। देखो इस टोरिसेली थ्योरम के अकॉर्डिंग सपोज करो मेरे पास कोई एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में क्या भर रखा है अपन ने, कोई द्रव भर रखा है। इस द्रव के अंतिम सिरे की ऊपर तक की जो ऊंचाई है उसको मैं h बोल रहा हूं, और इसी पात्र में यहां पर मैंने कुछ क्या एक छेद कर रखा है ऐसे। देखो बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, इस पात्र के अंतिम सिरे से लेके इस छेद तक की जो हाइट है ना वो है h, स्मॉल h से डिनोटेट कर दिया मैंने। अब देखो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या, इस दूरी को यदि मैं x अज्यूम कर लूं, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x है। देखो ये पानी इस पात्र से बाहर निकलेगा तो किस वेग से किस रफ्तार से निकलेगा, तो ये रफ्तार यदि अपने को कैलकुलेट करना हो, ये वेग यदि अपने को कैलकुलेट करना हो, तब कैसे करोगे, तो इसको डायरेक्टली ध्यान में रखना आप लोग ऐसा। देखो v = √2gh, ऐसा ध्यान में रखना है। ये टोरिसेली भाई साहब ने कहा था कि यदि किसी पात्र में यदि आप छिद्र कर दोगे, छेद कर दोगे, तो उस छेद से होकर द्रव का प्रवाह है, द्रव के प्रवाह से संबंधित तो बताई इन्होंने सारी ये बातें, तो उस द्रव का प्रवाह किस गति से आएगा, किस वेग से आएगा, तब डायरेक्टली ध्यान में रखना कि एक तो इस पे डिपेंड करेगा, इस h पे डिपेंड करेगा हाइट पे, और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, और ये कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है 2 जो अपन ने काम में ली है। तो देखो आज की क्लास में अपन ने द्रव के प्रभाव से संबंधित और बलों के से संबंधित अपन ने बहुत प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए बलों के बारे में और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।